अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज के तीसरे और अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में, क्योंकि पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा चुका है, उसके बाद फिर यूएई को हरा चुका है, अब तीसरा मैच जो है वो फिर खेलने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि सब टीमों ने दो दो मैचेस खेलने हैं। तो पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 में कौन सी दो तब्दीलियां करने जा रहा है वो आपसे शेयर करेंगे, और इसके अलावा वो कौन से तीन खिलाड़ी हैं जिनको कोच और कप्तान की तरफ से वार्निंग हुई है कि अगर वो अब परफॉर्म नहीं करेंगे हो सकता है कि वो एशिया कप में प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो जाएं। तो ये कौन से तीन खिलाड़ी हैं जिनको वार्निंग मिली है कोच की तरफ से, और इसके अलावा प्लेइंग 11 में कौन सी दो तब्दीलियां हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा जी जो अफगानिस्तान की टीम है वो भी अपनी प्लेइंग 11 में जो है वो एक आध चेंज करने जा रही है, जो कि एक चेंज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जरूर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो नूर अहमद है लेफ्ट आर्म चाइनामैन, उनकी 2024 वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया में हुआ, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने पहली बार वनडे मैच जो है वो हराया भी था, और इसमें नूर अहमद का बहुत कलीदी किरदार था। और पाकिस्तान हमेशा चाइनामैन के खिलाफ, जैसे कुलदीप यादव है या कोई भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, जैसे पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम है, तो ऐसे स्पिनर के खिलाफ पाकिस्तानी बैट्समैन जो वो हमेशा से स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए अब प्लान बनाया जी अफगानिस्तान ने, वो एक चेंज करने जा रहे हैं और नूर अहमद को वो अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर बनाएंगे। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 में दो तब्दीलियां करने जा रहा है। दो तब्दीलियां तो वो है जो कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होंगी, और इसके अलावा वो कौन सी तीन तब्दीलियां हैं जो कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जरूर होनी चाहिए, जो कि बनती भी है। और ये प्लेइंग 11 जो है वो एक सही प्लेइंग 11 बनेगी, जो कि स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ जो है वो परफॉर्म करेगी आगे जाकर एशिया कप में, इंडिया के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ। तो अगर इसमें देखा जाए तो दो तब्दीलियां जो होने जा रही हैं वो आपको पता है कि ऑटोमेटिक चॉइस है, वो शहनशाह अफरीदी और आरएस रऊफ जो है वो वापस आएंगे और उनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान ने मैच यूएई के खिलाफ खेला था उसमें उनको रेस्ट करवाई गई थी। वर्कलोड जो कि आपको पता है कि मैनेज किया जाता है प्लेयरों की जो वर्कलोड होता है, तो इसलिए सलमान मिर्जा और हसन अली को जो वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था। हालांकि हसन अली महंगे साबित हुए, उनको बहुत ज्यादा जो वो हिटिंग की, उनके खिलाफ छक्के मारे। आसिफ खान ने जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 35 बॉलों पर 70 रन की इनिंग खेलकर मैच में थोड़ी जान डाली। लेकिन अगर अदरवाइज देखा जाए तो ये मैच जो है वो पहले इनिंग में ही वन साइड हो गया था। पाकिस्तान ने जब 200 का बड़ा टारगेट यूएई जैसी टीम के सामने लगाया था तो सबको पता था कि पाकिस्तान जो है वो इसको डिफेंड कर लेगा। लेकिन फिर भी जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला उसी तरह का ये मैच हुआ कि नीचे आकर आपने देखा कि राशिद खान ने हिटिंग की और हारिस रऊफ को 4 छक्के लगाए, और यहां पर जो वो हसन अली निशाना बने आसिफ खान का, और आसिफ खान ने क्या कमाल की बैटिंग की और हसन अली को उन्होंने बहुत धोया। बाकी के बॉलरों को भी उन्होंने चार्ज किया, लेकिन फिर भी जो वो हसन अली एक वीक लिंक पाकिस्तान की तरफ से नजर आए। हसन अली की वो वाली बात नजर नहीं आई जो कि वो पहले बॉलर हुआ करते थे। यहां पर उनको बहुत ज्यादा चार्ज किया गया यूएई के बैटर्स की तरफ से। इसके अलावा सलमान मिर्जा भी फीके फीके नजर आए, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग उन्होंने नहीं की जैसी उन्होंने लास्ट जो सीरीज उनको मिली थी, जहां पर उनको चांस मिला था बांग्लादेश सीरीज में, वहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस मैच में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने एक विकेट भी ली, उतना ज्यादा रन नहीं दिए, लेकिन फिर भी जो एक वो स्विंग करते थे या बाउंस उनको मिलता था वो वैसे वाला बाउंस नहीं मिला। तो दो चॉइस चेंजेस है जी जो पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में होंगी। तो अगर 3 चेंजेस की जाए तो वो कौन सी चेंजेस होगी? 3 खिलाड़ी मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में जो कैप्टन है या इसके अलावा जो कोच माइक हैसन है वो बहुत ज्यादा खौफजदा है कि इन प्लेयरों के बारे में क्या बनेगा, या उनको वार्निंग दी है, तो वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो ऑटोमेटिक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होनी चाहिए उसमें एक तो स्पेशलिस्ट स्पिनर एक और ऐड ऑन करना चाहिए। अगर सुफियान मुकीम को जैसे रात को चार्ज किया था यूएई के बैटर्स ने, अगर कोई चार्ज करता है बड़ी टीमों में जैसे इंडिया या श्रीलंका वगैरह, तो पाकिस्तान के पास वैसे वाला बैकअप वो स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है जो कि आकर इन रन्स को रोके। तो अबरार अहमद का पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें आना बहुत जरूरी है। एक स्पेशलिस्ट बॉलर आ जाएगा, यानी कि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर जरूर होने चाहिए। मोहम्मद नवाज के साथ आपके पास एक ऑलराउंडर काफी है। इंडिया का पैटर्न आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में कि उन्होंने अपने जो स्पेशलिस्ट 2 स्पिनर थे वो भी खिलाया और साथ में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑलराउंडर खिलाया। तो ये तो पैटर्न सही है कि आपने एक स्पिन ऑलराउंडर खिलाया। लेकिन फाहिम अशरफ जो वो पाकिस्तान की बॉलिंग का वीक लिंक है, हालांकि वो बैटिंग से आकर 15-20 रन कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब हिटिंग होती है बॉलर्स के खिलाफ तो पाकिस्तान को वहां पर जरूरत होती है कि अगर सुफियान मुकीम खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं उनको ज्यादा रन पड़ते हैं, क्योंकि हमेशा वो अच्छी बॉलिंग तो नहीं करेंगे,
तो उनके साथ एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो कि आकर रन कंटेन करे। तो अबरार अहमद जो है वो उनको प्लेइंग 11 में सुफियान मुकीम के साथ जरूर होना चाहिए, और फहीम अशरफ को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। कप्तान को इस बारे में सोचना चाहिए और कोच को भी ये प्लान जो है वो आगे एशिया कप में लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान को बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा फखर जमान जो है वो उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। फखर जमान की जो बैटिंग नंबर है वो कदरे बेहतर है, ठीक है, नहीं तो आप उसको नंबर 4 पर भी भेज सकते हैं, और कप्तान सलमान अली आगा जो है वो नंबर 5 पर चले जाएं, और नंबर जो है वो जो नंबर 4 और 5 का है वहां पर आप हसन नवाज जैसे पहले शिफ्ट करते हैं वो आप शफल कर सकते हैं। लेकिन जो मोहम्मद हारिस हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही यानी कि एक वीक लिंक बैटिंग में जो वो साबित हो रहे हैं, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। एक तो माहिरीन का कहना यह है कि जो मोहम्मद हारिस हैं उनको ऊपर बैटिंग करवानी चाहिए, वो एक ओपनर है। कामरान अकमल भी यही कह रहे थे, उन्होंने कहा कि वो एक ओपनर है तो उनको जो ऊपर वाले नंबर हैं टॉप ऑर्डर में आकर जो वो बैटिंग करवानी चाहिए और मौका मिलना चाहिए। जो मोहम्मद हारिस है उनका फेल होने का जो मेन वजह है वो नीचे बैटिंग करना भी है, क्योंकि शुरू में आकर दायरा वो अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पर जो उनका पहले नंबर था वहां पर उनको बैटिंग करवानी चाहिए। और जो फखर जमान है वो उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें, ट्रैक रिकॉर्ड, तो उनकी जो T20 में खासतौर पर उनका करियर है, तो उनके जो सबसे ज्यादा रन या स्ट्राइक रेट है वो आप नंबर 4 पर ही देखते हैं। तो एज ए ओपनर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए T20 में, उनका करियर आप देख सकते हैं, स्टैट्स देख सकते हैं, और नंबर 3 पर भी वो नाकाम रहे हैं, और रिसेंटली उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, तो इसलिए उनको नंबर 4 पर शफल करके आप मोहम्मद हारिस से नंबर 3 पर काम ले सकते हैं। अब जी मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो कि जिनको पाकिस्तान के कोच माइक हैसन ने यानी कि एक तरह की वार्निंग दी है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे या उनकी फॉर्म वापस नहीं आएगी तो हो सकता है कि एशिया कप से पहले उनको ड्रॉप कर दिया जाए, तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं होंगे। इनमें जो एक तो मैंने आपको पहले बताया कि फखर जमान है, फखर जमान के साथ कोच ने जो वो ट्रेनिंग सेशन भी किए हैं, उन पर काम भी किया और उनके साथ जो वो बातचीत भी कोच की हुई है। अगर उनका कोई फिटनेस मसला है तो वो भी बता सकते हैं, और हो सकता है कि कोच को इस चीज का पता भी हो तो वो उनको की फिटनेस को जो वो बेहतर करने के लिए चांस दे रहे हो। तो एशिया कप से पहले उनका फिट होना जरूरी है और साथ में उनका परफॉर्म करना भी जरूरी है। तो फखर जमान खुदा ना खास्ता अगर ऐसे ही उनकी फॉर्म चलती है तो एशिया कप से वो प्लेइंग 11 से ड्रॉप होंगे और उनकी जगह पर हुसैन तलत जो वो आएंगे। और जो मोहम्मद हारिस हैं उनके बारे में एक तो वजह यह है कि वो नंबर 6-7 पर बैटिंग कर रहे हैं, वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, तो इसलिए उनसे हो सकता है कि परफॉर्म ना हो रहा हो। दूसरा ये है कि वो उनकी खुद की फॉर्म भी जो है वो उतनी कोई अच्छी नहीं है, वो पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो 10 इनिंग्स में सिर्फ 1-2 इनिंग्स में ही परफॉर्म करते हैं। तो मोहम्मद हारिस के लिए भी लम्हा फिक्री है कि अब आगे चलकर उनके करियर का जो है वो इतना लंबा नहीं हो पाएगा। अगर वो ऐसे फेलियर उनके आते रहे तो पाकिस्तान को भी उसका नुकसान होगा। तो मोहम्मद हारिस को एक तो नंबर 3 पर भेजना चाहिए, 3-4-5 इनिंग में उनको मौका मिलना चाहिए, और अगर वो वहां पर भी फेल होते हैं तो फिर आपके पास साहिबजादा फरहान जो वो एज ए बैकअप विकेट कीपर है, और हसीबुल्ला भी आपके पास पीछे मौजूद है, और ख्वाजा नाफे वगैरह और भी बहुत से यंगस्टर हैं, किसी और को भी आप जो है वो मौका दे सकते हैं। तो ये जी अभी तक की सिचुएशन है कि अब मोहम्मद हारिस पर बादल मंडरा रहे हैं। एक तो बड़ी वजह है कि वो नीचे नंबरों पर बैटिंग करवा रहे हैं उनसे, दूसरा ये है कि उनसे खुद भी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो हसन नवाज की मिसाल आपके सामने है, वो एज ए ओपनर उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया, लेकिन PSL में नंबर 4 पर सऊद शकील ने उनको खिलाया नंबर 5-6 पर, तो वहां पर उन्होंने परफॉर्म करके मैचेस भी जितवाए, और अब वो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बन चुका है। दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में उनका शुमार होता है मिडिल ऑर्डर में। तो रात की इनिंग आप देख चुके हैं, 26 बॉलों पर 56 रन की कमाल की इनिंग उन्होंने खेली है और पाकिस्तान को मैच जितवाया है, और 6 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे। तो ये एक मिसाल सामने है मोहम्मद हारिस को, उनसे भी सीखना चाहिए कि जहां पर भी आपको चांस मिले वहां पर आप जो है वो परफॉर्म करें। कामरान अकमल भी ऐसा कर चुके हैं, इसके पहले जो वो उमर अकमल भी कर चुके हैं, इसके अलावा मोइन खान को भी मौका मिला है। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको उनके नंबर शफल होते रहे लेकिन वो परफॉर्म करते रहे। शायद अफरीदी की मिसाल आपके सामने है, हालांकि वो उतने कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनको ओपन करवाई जाती थी वहां पर भी वो परफॉर्म करते थे, नंबर 6-7 पर भी करते थे। अब्दुल रजाक भी ऐसे कर चुके हैं। तो ये मोहम्मद हारिस को भी अब इन चीजों को अडेप्ट करना जरूरी है। इसके बाद जी फहीम अशरफ के लिए भी लम्हा फिक्री है जी, कोच जो है वो फहीम अशरफ के साथ भी बातचीत जरूर उन्होंने की होगी और उनको भी वार्निंग मिली होगी
कि अगर फहीम अशरफ ऐसे ही बॉलिंग करेंगे इन पिचेस पर तो हो सकता है कि फिर उनको भी ड्रॉप कर दिया जाए। मेरे ख्याल में उनको जैसे वो वीक लिंक साबित हो रहे हैं उनको ड्रॉप करना ही चाहिए और उनकी जगह पर एक स्पेशलिस्ट बॉलर भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर आपके पास एक जबरदस्त फास्ट बॉलर मौजूद है, डेप्थ बॉलिंग भी अच्छी करता है। आपको डेप्थ में पहले ही प्रॉब्लम चल रही है, डेप्थ बॉलिंग में आपने देखा कि हारिस रऊफ को भी छक्के पड़ते हैं, शहनशाह अफरीदी भी कहीं कहीं स्ट्रगल करते हैं। तो डेप्थ बॉलर में आपके पास जो सबसे बेहतरीन बॉलर है वो मोहम्मद वसीम जूनियर है। तो वो जो है वो लॉन्ग हैंडल भी इस्तेमाल कर लेते हैं उमर गुल जैसा, जैसे कभी कभी उमर गुल करते थे और पाकिस्तान को मैचेस जितवाते थे, तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी हिटिंग कर लेते हैं। तो इसलिए मोहम्मद वसीम जूनियर या फिर अबरार अहमद, इन दोनों में से किसी एक को ऐड करना जरूरी है। अब कोच और कप्तान के लिए ये जो है वो बहुत दर्द सर बनता जा रहा है। आगे जैसे जैसे मैचेस गुजरते जा रहे हैं, एशिया कप करीब आता जा रहा है, जब बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस होंगे तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी करेंगी। तो इनके बारे में भी अभी फैसला होना है। और अगर खुदा न खास्ता फखर जमान की अगर कोई इंजरी चल रही है, क्योंकि अभी भी खबरें आ रही हैं कि उनको हल्की फुल्की इंजरी है, अगर वो इंजर्ड है तो वो उनको रेस्ट करवानी चाहिए और वो खुद स्टेप डाउन कर जाएं, तो उनकी जगह पर किसी और बेहतरीन खिलाड़ी को जो वो मौका मिल सकता है, किसी और यंगस्टर को मिल सकता है, या फिर जैसे खबरें आ रही है कि बाबर आजम की वापसी हो सकती है। तो अगर कोई भी फैसला करना है तो ये कोच और कप्तान को और मैनेजमेंट जो है वो आकिब जवेद वगैरह उनको पहले ही फैसला कर लेना चाहिए कि एशिया कप में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी की तरह ये ना हो कि पहला मैच खेलें और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। तो पाकिस्तान के लिए हमेशा ही वो ऐसा होता है उनका, जो है वेस्ट इंडीज सीरीज में गए तो वहां पर भी ऐसा हुआ, तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस बनता है। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि कौन सी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होनी चाहिए, कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए, और क्या फखर जमान अगर फिट नहीं है तो उनको क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होना चाहिए? इसके बारे में आप कॉमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।